Good morning, children. Today we'll study class 7 civics chapter 1 on equality. On equality हम पहले भी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी जहाँ जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे क्या होता है, इक्वालिटी होती है. इक्वालिटी में सबको समानता का अधिकार दिया जाता है. ये हमने पढ़ा है और हमने क्लास देखा है कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री कौन होते हैं. डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखा गया वर्ड है ये. डेमोक्रेसी इज ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना. ये जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा बनाया जाता है और जनता के हित में ही काम करता है. तो ये होता है डेमोक्रेसी. और इसमें हमने देखा कि सबको एक अधिकार मिला हुआ था, सबको इक्वल, सब मतलब लॉज के आगे, लॉ है के आगे सब कोई समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है. ये हमने पढ़ा था. तो इसमें हम देख रहे हैं ऑन इक्वालिटी. यहाँ पर आप देखेंगे इसमें देखिए, आप कुछ लाइन लोग हैं जो एक लाइन में खड़े हुए हैं, क्यू में खड़े हुए हैं, है ना. देख रहे हैं आप, लाइन बनी हुई है. यहाँ फर्स्ट में एक टीचर दिख रही है, दूसरे में ट्रेडर है, स्टूडेंट है, कोई डोमेस्टिक वर्कर है ना. और यहाँ पे नीचे में देखिए आप, ये जो है ये आपके आर्टिशियन है, हाउसवाइफ है, कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, मीडिया पर्सन है, अनएम्प्लॉयड लोग भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है. सारे लोग एक कतार में खड़े हुए हैं, इन या क्यू, एक लाइन में खड़े हुए हैं सबको इस तरीके से लाइन में. तो देखते हैं हम. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. ओके. हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या होता है. उसका की एलिमेंट क्या है? इक्वालिटी. ये सब कुछ जो डेमोक्रेसी है वो इक्वालिटी पे ही बेस्ड है. ओके. इसका की फीचर्स है इक्वालिटी. व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? तो क्या बोलेंगे हम? इक्वालिटी इज द की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके. Equality is the key features of democratic influence all aspects of functioning. इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इक्वालिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, वो क्या है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है. इक्वालिटी, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. और एवरीवन इज, क्या सभी कोई इक्वल है? हम कहते तो इक्वालिटी है कि सबको समानता का अधिकार है. क्या वास्तव में सबको समानता का अधिकार है? ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हम एक एक कांता की कहानी के द्वारा हम इसको समझेंगे. ऑन इलेक्शन डे, इलेक्शन के दिन थे. कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता वे आर वेटिंग फॉर टू कास्ट देयर वोट्स. सुजाता और उसकी फ्रेंड जो कांता थी, दोनों वेट कर रहे थे अपनी टर्न आने का ताकि वो वोट दे सके, है ना. वोट डालने गए थे वो लोग. Isn't it good, Suja, that we all can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahab is standing in the line with us. बोल रही है कांता, अपनी कांता जो है अपनी फ्रेंड सुजा से कह रही है कि कितना अच्छा है ना कि हम सब, ये देखो हम कितना इक्वालिटी है यहाँ पे कि जैन साहब जो है, वो कांता जिनके घर काम करती थी, जैन साहब भी उसी लाइन में खड़े हुए हैं, देखो, है ना. तो कितना समानता का अधिकार, समानता है, सब में इक्वालिटी है कि जैन साहब को भी लाइन में खड़े होना पड़ा यहाँ पे. तो वो कहती है, या गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. कहती, जाओ कांता, तुम्हारा टर्न है. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट who has promised to bring the pipe water to our area. वो कहती है मैं उस कैंडिडेट को वोट डालूंगी जो हमारे एरिया में पानी, जिसने वो प्रॉमिस किया है कि हमारे एरिया में पानी की व्यवस्था करेगा, मैं उसको वोट डालूंगी. ये हो क्या, वोट डाल दिया उन्होंने. अब यहाँ जैन साहब वापस जा रहे हैं, देखो, और उनसे कह रहे हैं वी विल सी यू लेटर कांता, हम तुम्हें मिलते हैं बाद में. यस नमस्ते साहब. वो कहती है यस नमस्ते साहब. फिर गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर, और वो दो सुजाता से कह रही है कि मेरी बेटी जो है उसको बहुत फीवर है. आई हैव टू टेक हर टू हॉस्पिटल, मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है. बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस. मुझे क्या होगा कि पहले, लेकिन मुझे, मेरी बेटी बीमार ज़रूर है, लेकिन मुझे क्या करना होगा, पहले
साहब के घर जाके काम करना होगा, काम खत्म करके फिर उनसे मैं एडवांस मांगूंगी। हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल बेटर। अब उसकी जब मम्मी घर आती है तो वो उसकी बेटी जो बीमार है उसको वो कुछ देती है पीने के लिए और कहती है तुम इसको पियो, तुमको अच्छा लगेगा। And when I get back in the evening, we will go to the hospital. ओके, वो कहती है कि जब मैं शाम को घर लौटूंगी काम से उसके बाद मैं तुमको हॉस्पिटल लेकर चलूंगी, ठीक है। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन। क्या हुआ कि जो गुड़िया थी वो अक्सर बीमार हो जाती थी क्योंकि वो क्या थी, बस्ती जो थी वो बहुत ही खराब थी, वो साफ बस्ती नहीं थी। मेक श्योर डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। अब ये कांता वहाँ जाके काम कर रही है और उसको सब कह रहे हैं कि अच्छे से कॉर्नर को भी साफ करो, ध्यान रखो कि कॉर्नर भी अच्छे से साफ हो। Here's your advance कांता, but don't make habit of it। वो अब उसको एडवांस देती हैं और कहती हैं ये तुम्हारा एडवांस है कांता, लेकिन तुम इसको अपनी आदत मत बनाना, ओके। ये उसकी मालकिन ने उसको कहा। अब इक्वल राइट टू वोट, हमने देखा कि हमारे देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ सबको इक्वल राइट टू वोट है, ओके। सबको वोट देने का अधिकार है, सभी को। The story ever begins with the Kanta standing in the line to cast her vote. Look again at various people who were standing in the line with her. Kanta recognized her employer Ashok Jain and the Chotilal, her neighbor. In a democratic country like India, all the adults, irrespective of what religions they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in the class 6 books, is called universal adult franchise। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वो हर व्यक्ति जो इस स्टोरी में हमने देखा कि सब लोग लाइन में खड़े थे, मैंने दिखाया जो कांता का पड़ोसी था जो या कांता का जो मालिक था वो भी उस लाइन में खड़ा था, और हमने देखा कि जैन साहब भी खड़े थे वहाँ पे और छोटेलाल जो उसका नेबर था वो भी खड़ा था। और हमने क्लास 6 में ही पढ़ा था व्हाट डू मीन बाय एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि द पर्सन हु आर above 18 years, जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो रिच पुअर कोई भी हो, ओके। और वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो तो उसे वोट देने का अधिकार होता है, उसे हम कहते हैं अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ओके। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है फिर से। And is an essential aspect of all democracies. The idea of the universal adult franchise is based on the idea of equality. Universal adult franchise किस पे बेस्ड है? इक्वालिटी पे बेस्ड है, तभी तो सभी चाहे रिच हो पुअर हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के पीपल को कास्ट बिलोंग करता हो, उसको वोट देने का अधिकार होता है। Equality because it states that every adult in the country, irrespective of the wealth and the communities he belongs to, the one vote has one vote। सबको वोट देने का अधिकार है, ओके। कांता is excited to vote and happy that she is equal to all the others because each of them has one vote। कांता बहुत खुश थी कि इस मामले में तो उसने देखा कि क्या है, सभी को समानता का अधिकार है, सब इक्वल है और वो सबकी तरह चाहे वो उसका मालिक हो चाहे उसका पड़ोसी हो, सबको वोट देने के लिए एक लाइन में ही खड़े थे और सब एक वोट सबके लिए, सबका एक वोट बहुत इक्वल होता, ओके। बट हैज हर डे गोज ऑन, जैसे इसका दिन जाता रहता है, कांता बिकम लेस सर्टन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। जैसे जैसे दिन पार हो रहा था कांता जो सोच रही थी सच में क्या इक्वालिटी है या इक्वालिटी क्या है, मतलब उसको यकीन नहीं हो रहा था कि सच में हम सब जगह इक्वल हैं क्या। What is that makes the कांता unsure, ऐसा क्यों कांता सोच रही थी कि
कि मतलब इक्वालिटी उसको नज़र नहीं आ रही थी अब सब जगह से, है ना। पहले उसको लगा कि सब कितना अच्छा है कि सब इक्वल है, लेकिन अब कांता को वो इक्वालिटी वो अनश्योर होती जा रही थी कि ऐसा नहीं है। लेट्स टेक अ लुक एट द डे इन हर लाइफ। क्या हो रहा था उसके पूरे दिन में जो वो अनश्योर होती जा रही थी कि वास्तव में क्या इक्वालिटी है, वो क्यों अनश्योर हो रही थी इसको लेकर। वो क्या थी, स्लम एरिया में रहती थी जहाँ पर ड्रेन और झुग्गी झोपड़ी थी उसकी बस्तियों में, है ना। उसकी वहाँ पर स्लम एरिया में रहती थी। उसकी जो बेटी थी वो बीमार थी, लेकिन उसको क्या हुआ, अपने मालिक के घर पहले काम करने जाना पड़ रहा था और उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पर जाके काम करना था और उसको एडवांस में पैसे लेकर आने थे, है ना, ताकि वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा सके। और वो क्या थी, एक डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती थी वहाँ पे। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन एंड स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। और बाद में उसके जो दिन भर वो काम करके आई, फिर बाद में उसका जो काम भी खत्म हुआ तो कैसे, पूरी लंबी लाइन में कतार में खड़े होकर उसका दिन खत्म होता है। दिस लाइन इज इन फ्रंट ऑफ, कैसे वो अपनी बच्ची को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई। is unlike the one is in the morning because most of the people standing in it the poor। उसने देखा कि जितने भी लोग लाइन में खड़े थे वो सारे लोग क्या थे, गरीब थे, पुअर थे। अब वो सोच रही है जस्ट फ्यू फ्यू मोर मिनट्स बेटी, उसने वो अपने आप में सोच रही है कि बेटी को कह रही है कि बेटा बस कुछ देर और फिर हम चलेंगे अंदर करके। उसने देखा कि जैन साहब और जैन मैडम जो है में स्टैंड उस दिन वोट देने के लिए वोट देने के लिए वो लाइन में खड़े थे। लेकिन यदि उनके कोई बच्चा बीमार होता तो वो उस लाइन में नहीं खड़ा होते, वो अंदर चले जाते। अब तक ना उनको इस चीज़ के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती, लेकिन जब वो वोट देने गए थे तब उनको लाइन लगाना पड़ा था, लेकिन अब तो वो लाइन नहीं लगाते, ऐसा वो सोच रही है। तो एक क्वेश्चन है, देखिए, डू यू थिंक think Kanta has enough reason to doubt whether she is really is equal। ऐसे तीन चीज़ें बतानी है आपको कि वाकई में जो कांता सोच रही थी कि क्या हम इक्वल हैं, वास्तव में क्या इक्वालिटी है। तो डू यू थिंक कांता हैज इनफ रीजन टू डाउट वेदर शी इज रियली शी रियली इज इक्वल। तो डाउट हो रहा था ना उसको, क्या हम वास्तव में इक्वल है, क्यों, ऐसे ऐसे तीन तीन रीजन आपको देने हैं। तो जैसे क्यों, क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी, हर डॉटर इज इल इन बेड बट शी कैनॉट टेक अ लीव। उसकी बेटी बीमार है लेकिन वो लीव नहीं ले सकती थी। सी लिव इन अ बस्ती विच इज नेवर क्लीन। वो ऐसी बस्ती में रहती थी जो साफ नहीं होती थी। शी हैज टू स्टैंड इन अ क्यू एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड वेट फॉर हर टर्न टू शो हर डॉटर टू द डॉक्टर। उसको अपने उसको उसको अपनी बेटी को डॉक्टर से इलाज कराने के लिए एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। तो ये तीन रीज़न है जिसके लिए वो सोच रही थी क्या वो उसके मन में डाउट आया क्या शी रियली इज इक्वल। क्लियर। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, और देखो देखते हैं दूसरे काइंड्स ऑफ इक्वालिटी में क्या है। कांता इज वन many people who lives in democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on the real incident in people's life and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. हमने देखा कि यहाँ तो हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक इंडिया में कि कांता के जैसे बहुत सारे लोग और वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक, कांता के जैसे बहुत से लोग हैं जो जिनको राइट टू वोट का अधिकार तो है, इक्वल है, वो इस मामले में राइट वोट करने के मामले में वो इक्वल है। लेकिन और बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें, और लिविंग कंडीशंस है, उनके वर्किंग कंडीशंस है जो बहुत, उसमें उनको इक्वालिटी नहीं दिखती है। और इंडिया में बहुत सारी इनक्वालिटीज दिखती है हमको। कहाँ कहाँ हमको दो स्टोरीज हम पढ़ेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इनक्वालिटीज है।
वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज अ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम सबसे बहुत ही बड़ा इनइक्वालिटी है इंडिया में। इफ यू लिव, आप यदि गांव में रहते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से समटाइम समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस विद यंग। इफ आप गांव में सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है, छुआछूत, ये सब चीज़ों का, है ना, कास्ट सिस्टम बहुत चलता है। और लेकिन यदि आप गांव में, आप शहर में रहते हैं तो आपको लगेगा, सोचेंगे कि दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव, अब लोग थोड़े थोड़े से क्या है, कास्ट को नहीं बिलीव करते हैं, नहीं मानते हैं। बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल शोज इन द लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी how important the issues of the caste continues to be in the minds of highly educated urban families। हम कहते हैं शहरों में तो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आज आप बोल रहा है कि यहाँ देखिए एक मैट्रिमोनियल्स के ऐड दिए हुए हैं। मैट्रिमोनियल्स में जहाँ पे शादी ब्याह का ऐड देते हैं कि हमें लड़का वर चाहिए, वधू चाहिए, है ना, तो मैट्रिमोनियल्स के ऐड दिया हुआ। तो यहाँ देख बता रहा है, यहाँ पे देखिए, अलायंस इन्वाइटेड फॉर द 32 MMS 54 फेयर ब्यूटीफुल गर्ल वर्किंग इन ITC कंपनी मुंबई, है ना, एक लड़का चाहिए। यहाँ लिखा है कास्ट नो बार, वो किसी भी कास्ट का हो चलेगा, ऐसा लिखा है। SC ST एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज, ठीक है, एस कास्ट नो बार पर SC और ST एक्सक्यूज, ओके। सेंड, और यहाँ पर देखिए क्वालिफाइड है, ब्यूटीफुल गर्ल है और उसको भी लड़का चाहिए। यहाँ ब्राह्मण, तमिल ब्राह्मण, लैंगर ग्रूम, और इसका जन्म डेट बता रहा है और यहाँ पर चाहिए। तो आप इसमें से ये देखकर बताइए द कास्ट इन द मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, किसमें कास्ट के बारे में बता रहा है, बताइए तो किसमें है जो बता रहा है कि कास्ट है, कहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, खास तौर पर यहाँ पे लिख रहा है कि SC और ST का वो नहीं चाहिए, है ना, और यहाँ पर लिख रहा है कि गुप्ता बॉय है, खाली गुप्ता वाले, है ना, क्वालिफाइड टॉल गर्ल फॉर गुप्ता बॉय, ठीक है। यहाँ भी उन्होंने जात मेंशन कर दी अपनी। यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया कि तमिल ब्राह्मण है, वो क्या है, वो तमिल ब्राह्मण है। यहाँ पर कास्टिज्म आया ना, सब जगह बता रहे हो अपनी कास्ट, और हमको इसी कास्ट का लड़का या लड़की चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो कास्ट सिस्टम है, कहाँ पर, अर्बन एरियाज में भी हमको देखने को मिल रहा है। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। अब एक कहानी हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक बच्चा है जो दलित परिवार से है, और रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6 बुक्स, आपने भी पढ़ा है इसके बारे में। दलित को हम क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड दलित इन टर्म्स दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज एट एड्रेस देमसेल्फ। उन लोगों को, लोअर कास्ट वालों को क्या बोलते हैं, दलित। आपको यह याद रखना होगा, फिलअप्स किसी में भी हो सकता है। दलित मीन्स ब्रोकन, ये भी आपको याद रखना, दलित मीन्स ब्रोकन। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट एंड पॉइंटिंग to how they were and continue to be seriously discriminated against। ये दलित वर्ग के लोग हैं, इनको ब्रोकन बुलाता है, इनको इस तरह के नाम से एड्रेस किया जाता है और इनसे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, ओके। यहाँ पर हम एक बच्चे की कहानी देख रहे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये कब की है, 1950 से 2013 का है। ये एक इज अ फेमस दलित राइटर। ये कौन थे, फेमस दलित राइटर थे ये, 1950 से 2013 तक। और इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अब देखिए एक यहाँ शब्द आया है ऑटोबायोग्राफी, क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोबायोग्राफी, और एक होता है बायोग्राफी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोबायोग्राफी, तो एन ऑटोबायोग्राफी इज अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। ये ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, किसी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री होती है जो वो पर्सन खुद लिखता है, रिटन बाय दैट पर्सन, ओके। वो अपने बारे में जो लिखता है उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय बायोग्राफी, बायोग्राफी इज अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल। ये भी किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की कहानी होती है, रिटन, लेकिन इसको लिखता कौन है, कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, बाय रिटन बाय समवन एल्स।
कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, इसे हम कहते हैं बायोग्राफी। फिर से क्लियर करते हैं, एन ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? एन ऑटोबायोग्राफी इज अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। वो खुद लिखता है अपने बारे में। और बायोग्राफी इज अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय समवन एल्स। उसको किसी और ने लिखा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं इसको, जैसे अब्राहम लिंकन्स लाइफ एक बुक है जिसको किसने लिखा था? जॉन विलियम्स ने। तो ये क्या हो गई? बायोग्राफी। और एक ऑटोबायोग्राफी क्या है? माई लाइफ, किसने लिखा है इसको? अब्राहम लिंकन ने लिखा है माई लाइफ। इसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जिसने अपने बारे में खुद लिखा हो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ओके, क्लियर हो गया होगा? ये इसको आपको याद रखना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। तो उन्होंने वाल्मीकि, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, अपनी फेमस राइटर हैं, दलित राइटर, उन्होंने अपनी बुक ऑटोबायोग्राफी में जूठन में लिखा था, जूठन में, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द, वो दलित वर्ग से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने बताया कि मुझे क्लास में अपने दोस्तों से जो क्लास में थे सबसे पीछे बैठना पड़ता था, और पीछे तो पीछे और ज़मीन पे बैठना पड़ता था। The mat ran out before reaching the spot I sat down. Sometimes I would have to sit behind everybody. सबसे पीछे बैठना पड़ता था और दरवाजे के पास बैठते थे वो। Sometimes they would beat me without any reason. कभी कभी तो जो सर थे वो मुझे किसी भी बिना रीज़न के भी मारते थे। When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and playgrounds. उसको पूरे स्कूल को और प्लेग्राउंड को झाड़ू लगाने के लिए बोलते थे जब वो क्लास 4 में थी। द हेडमास्टर एंड ओम प्रकाश उनको बोलते थे क्या? हेडमास्टर कि पूरे ग्राउंड को और पूरे स्कूल में तुम झाड़ू लगाओ। ही राइट्स, द प्लेग्राउंड वाज way larger than my small physique could handle, and in cleaning it my back began to ache. वो कह रहे हैं कि वो ग्राउंड इतना बड़ा था कि उसको साफ करते करते उनको क्या होता था? पेन हो जाता था, उनके कमर में दर्द होता था। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, और उनके पूरा फेस में क्या था? डस्ट हो जाता था। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और कुछ क्या होता थे? डस्ट जो थे वो उनके मुंह के अंदर भी चला जाता था। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वे स्टडिंग एंड आई वॉज स्लीपिंग। पूरे बच्चे जो थे उनके क्लास के वो पढ़ाई करते थे और ये सिर्फ वहाँ झाड़ू लगाते थे। हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम्स एंड वाचिंग मी, और हेडमास्टर अपने रूम में बैठकर मुझे वॉच करते थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स। The eyes of the teachers and the boys saw this uh, spectacles. अब जब ये पूरे लोग ये क्या कर रहे थे? सब कोई वो पूरा दिन झाड़ू लगाता था, उनको पानी भी पीने को नहीं मिलता था, और ये पूरा जो चीज़ें हैं कोई जो स्कूल रूम से सब टीचर्स हैं, बॉयज़, ये पूरा दिखते थे दरवाजे और खिड़कियों से। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप the school and the playground for the next couple of days, and this only came to the end when his father, ये कब खत्म हुआ? जब ये सब चीज़ें, जब एक दिन उनके पापा वहाँ से जा रहे थे और उन्होंने उसको देखा कि वो झाड़ू लगा रहे हैं, तो उनके पापा वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने देख लिया। उन्होंने फिर जाते जाते टीचर को बोला कि देख लो, तुम मेरी बात याद सुन लो, यू आर द टीचर, इसलिए तुम टीचर हो इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, लेकिन सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन इस बात को याद रखना कि ये जो मेरा बच्चा है, ही विल स्टडी राइट हियर, वो यहीं पढ़ेगा इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर। बस यही नहीं, इसके बाद इसके साथ और भी बच्चे यहाँ आके पढ़ाई करेंगे, ऐसा उसके पापा कहकर जाते हैं। 10 ये ठीक है, वाल्मीकि की स्टोरी होगी, वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी थी ये फर्स्ट स्टोरी। और सेकंड स्टोरी क्या है? द सेकंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन
on an incident that took place in one of the India's largest cities and in the common practice in the most parts of the country. It is the Mr. एक कॉमन प्रैक्टिस है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इट इज़ द स्टोरी ऑफ एक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की कहानी है. जो क्या थे, रेंट के लिए किराए से मकान ढूंढ रहे थे रहने के लिए इस शहर में. उनके पास पैसे थे और उनको किराया देने में कोई दिक्कत नहीं थी, उनके पास इतने पैसे थे. दे वेंट टू प्रॉपर्टी डीलर. वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ताकि वो उनको मकान दिला सके. द डीलर इन्फॉर्म्ड देम दैट ही न्यू अबाउट द क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स एंड और उन्होंने डीलर जो था उन्होंने बोला कि हाँ कुछ मकान तो है जिसके बारे में वो उनको बताता है. और दे विजिटेड और कुछ अपार्टमेंट पे वो उसको लेके जाता है डीलर. The dealer informed them he knew the quite few apartments that were available for rent. They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे उनको वो अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है और वो कहते हैं कि ठीक है इसको लेते हैं. They visited take it. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she would not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian resident. अब क्या कहते हैं उनको कि वो जैसे ही लैंडलेडी थी जिनका मकान था, जिन्होंने जैसे उन्होंने सुना जैसे उन्होंने सुना कि कि ये अंसारी है, इनका नाम क्या है, अंसारी मीन्स वो मुस्लिम है. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सक्यूज़ बनाया कि मैं किसी को ऐसा घर नहीं देना चाहती जो क्या खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन. ये क्या है, वो नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट है ये, और जो मीट वगैरह खाते हैं हम उनको ये घर नहीं देंगे. ये क्या है, डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट. उन्होंने कहा ये यहाँ पर कोई भी ऐसा नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट नहीं है. ठीक है, कोई रहता नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सभी कोई क्या है, वेजिटेरियन है. सभी कोई क्या है, वेजिटेरियन है यहाँ पे. मेरी वीडियो तो क्या वो कहती है, जैसे उन्होंने सुना कि वो मुस्लिम है, वो मीट खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी नॉन वेजिटेरियन, ये क्या है, उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर सभी कोई एक्सक्यूज रिपीटेड द सेकेंड एंड. देखो उन्होंने उनसे क्या कह दिया कि यहाँ पर मैं किसी को ऐसे लोगों को एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट हाउस मैन नॉन वेजिटेरियन मीट समवन किसी जो मीट खाते हैं उनको हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे. उन्होंने कहा both Ansaris and the property dealer were surprised to hear that because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. वो इस सुनकर आश्चर्य में हो गए. क्यों? वो कहते कि मीट खाने वालों को हम नहीं देंगे, लेकिन उनको क्या है, उनके बगल से उनको फिश बनने की स्मेल आ रही थी. तो वो बहुत आश्चर्य हो गए. द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट. ऐसे ही थर्ड और सेकेंड अपार्टमेंट में भी यही एक्सक्यूज दिया गया. फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. अब जो प्रॉपर्टी डीलर था उन्होंने कहा कि सर आप लोग अपना नाम चेंज कर लीजिए, आप अपने आप को मिस्टर एंड मिसेस कुमार कहिए. The Ansaris were reluctant to this and decided to look the some more. और उन्होंने बहुत गुस्सा हुआ वो, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम दूसरा मकान और देखेंगे. In the end, it took the whole month looking apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. At last में उनको मंथ लग गया, तब कि उनको एक मंथ लग गया, पूरा महीना, कि जब एक लैंडलेडी उनको रेंट पे देने के लिए तैयार हो गई, तब उनको पूरी एक मेहनत लगी. तो इसको आप चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए. मैं आपको सेकेंड में हम पढ़ेंगे.